का जो सवाल है ना भाई लोग, 31 नंबर का, इसको मान लीजिएगा 291 नंबर, है ना। भाई लोग हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग जो है ना थ्योरी पढ़ लीजिए भाई, आसान हो जाएगा समझना, है ना। ये जो हम एमसीक्यू टाइप का सवाल करवाते हैं, बाकी हम प्रयास करते हैं कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो, लेकिन थ्योरी पढ़ लीजिए भाई लोग, है ना। आज न कल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है केवल आईटीआई पास करके अब घर में सुत जाइएगा, ऐसा तो है नहीं। हमको पता है आपको जॉब के लिए फिर से पढ़ना ही पड़ेगा। तो थोड़ा समय निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए आप, है ना, और थ्योरी पढ़ लीजिए। मेरे प्ले लिस्ट में भी है, आप एक बार देखिए ना, आपको समझ में आएगा। मेरा पूरा प्रयास रहता है ना भाई लोग। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है नहीं भाई। कहना था हमारा, आज का जो सवाल है ना, इसमें आपसे पूछ रहा है, क्यों कृषि उपकरण रॉड आयरन से बनते हैं। रॉड आयरन से बनते हैं इस कृषि उपकरण, जैसे खेती वगैरह में जो उपयोग होता है ना, कृषि कार्य में किसान लोग हल वगैरह यूज करते हैं ना, है ना। खेत को तैयार करने के लिए ट्रैक्टर में हल लगा होता है ना, इसको फारी भी बोलते हैं अपना लोग, है ना, कल्टी भी बोलते हैं। पहले जमाने में जो सिंगल बैल के माध्यम से हल वगैरह चलता था खेत में, उसमें भी एगो हल होता था नीचे फारी टाइप का, है ना। आपको याद होगा, कृषि उपकरण जो है ना, जो भी यूज होता है हमेशा नमी के संपर्क में रहता है, मिट्टी के संपर्क में रहता है, बिल्कुल पता है। और नमी के संपर्क में अगर ऐसा धातु अगर रहे जो जंग प्रतिरोधी नहीं हो, तो जंग लग जाएगा तो तुरंत खराब हो जाएगा। इसलिए जंग प्रतिरोधी जो भी है अपने पास धातु, उसका उपयोग करते हैं कृषि कार्य में। उसी के लिए कह रहा, रॉड आयरन से ही क्यों बनते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉड आयरन में जो है ना जल्दी जंग नहीं लगता है भाई, है ना। कोरोजन ये जल्दी लगता है नहीं, क्योंकि नमी के संपर्क में रहता है। हल वगैरह देखबे किए हैं, मिट्टी नमी के संपर्क में रहता है, उसमें जंग लग जाएगा, कहाँ से फिर किसान खरीदेगा बार बार। उसी के बारे में पूछ रहा था। और एक दो बात जान जाइए, कृषि उपकरण है ना, केवल ये रॉड आयरन से ही नहीं, ठीक है। आपको याद होगा हम बताए हुए हैं पिछले वीडियो में भी, मैग्नीज स्टील का भी बनता है। और एक है नाडुलर कास्ट आयरन, जो डक्टाइल आयरन होता है ना, और उससे भी बनता है आपका कृषि उपकरण। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल पे। कह रहा है, ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। नाम क्या है। ये ब्लास्ट फर्नेस है ना। ब्लास्ट फर्नेस में अलग अलग प्रकार का, है ना, धातु का निर्माण होता है। अब ब्लास्ट फर्नेस से अपना लोग बोले थे ना, पीक आयरन प्राप्त होता है कि नहीं। इस ब्लास्ट फर्नेस से अपना लोग जो धातु प्राप्त करते हैं, पीक आयरन का करते हैं। पिछले वीडियो में तो हम बताए हुए थे। अब इससे फिगर से पूछ लिया है सवाल। ये एक्स के रूप में जो है ना फिगर, इसको कहते हैं क्या, टूएर्स कहते हैं, है ना, टूएर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये जो एक्स के रूप में आपसे पूछ रहा है, टूएर्स के माध्यम से क्या होता है, इसमें हवा ऑक्सीजन जो डालते हैं ना इसमें, इसके माध्यम से भट्ठी में हवा भेजते हैं, ताकि अच्छे से भट्ठी, अब हवा नहीं रहेगा तो चल पाएगा थोड़े, आग जल पाएगा, है ना। इसलिए हवा इस माध्यम से, टूअर्स के माध्यम से अपना लोग भट्ठी के अंदर में भेजते हैं, ताकि अच्छा से ही काम करे। ठीक है, राइट आंसर तो हो गया, आपको समझ में आ गया। और थोड़ा सा एक दो फिगर देख लीजिए। है ये वाला जो फिगर है ना, ये एग्जॉस्ट गैस, ठीक है, एग्जॉस्ट मतलब गैस जो है ना इसमें जला हुआ, वो एग्जॉस्ट बाहर होता है इसके माध्यम से। और यहाँ से यहाँ तक वाला जो हिस्सा है इसको टॉप कहते हैं, टॉप वाला हिस्सा, है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ ऊपरी वाला हिस्सा तक को कहते हैं टॉप। ठीक है। अब
यहाँ पर है ही जो एक्स के रूप में, अगर इसके बारे में पूछ लें तो इसको कहते हैं, देखिए हम लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कलम हमारे पास गड़बड़ा गया है। इसको कहते हैं थ्रोटल, THROAT, थ्रोटल कहते हैं। अब और एक दो पार्ट देख लीजिए, है ना। इसको तो जानिए गए हैं कि क्या कहते हैं, टीयर्स कहते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये जो आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं टेपिंग होल, टेपिंग होल, ठीक है, टेपिंग होल कह दिए इसको। माल्टन आयरन ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, अगर इसके बारे में पूछ लेगा, ये इसको कहिएगा माल्टन आयरन, ठीक है। मोटा मोटी यही जान जाइए लगभग फिगर। ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक जो है, ये है बॉस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं बॉस। अब बॉस जो है, भट्ठी के अंदर में अगर पूछ लगा बॉस के बारे में कभी, बॉस में जो है भट्ठी का सबसे अधिक टेम्परेचर रहता है, इस भट्ठी का सबसे अधिक टेम्परेचर बॉस के अंदर में रहता है, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल पे। कह रहा है कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या है, रेंज पूछ रहा है कितनी मात्रा होती है कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर, ठीक है, 2 से 4% होता है। कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन का कंटेंट जो है मिलावट 2 से 4% होता है। अब देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, है ना। एक्स के रूप में ये माइक्रोमीटर का, वर्नियर माइक्रोमीटर का है, ठीक है ना। ये जो है आपका, ये एक्स के रूप में, इस वाले भाग को आप लोग थिम्बले तो बोलते हैं। फिगर तो आपको हम बताए हुए हैं इस टाइप का बहुत सारा फिगर के साथ, और माइक्रोमीटर के वर्नियर कैलिपर के हर पार्ट्स को बारीकी से हम बताए हैं, कार्य भी बताए हैं, किस प्रकार से रीडिंग लेते हैं। प्ले लिस्ट में आप एक बार जा करके देखिएगा जरूर, है ना। इस वाले का नाम होता है थिम्बल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। रेचिड स्टोक जो है, ये थिम्बल के बाद यहाँ पे कभी पूछ लेते, यहाँ एक छोटा सा लगा रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं रेचिड स्टोक। फिगर में है, आप लोग देख लीजिए। अब कह रहा है यहाँ पे इस सवाल में, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है। आप लोग को हम इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो में इसके बारे में बताए हुए थे, ठीक है। टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए कौन सा पंच का उपयोग किया जाता है, उसका नाम होता है प्रिक पंच विधि, प्रिक पंच, प्रिक पंच का उपयोग करके, है ना, टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए, है ना, उपयोग में लाया जाता है प्रिक पंच का, ठीक है। अब इस विधि के बारे में पूछ रहा है, वही चीज है, स्टड है यहाँ देख रहे हैं ना, इसमें स्टड जो होता है ना, उसका पीछे भी थ्रेड कटा होता है, गुना कटा होता है, आगे भी होता है कटा हुआ, बीच में कुछ हिस्सा खाली रहता है जो यहाँ पे है। नीचे थ्रेड कटा हुआ तब ना वहां पे बॉडी में फिट हो गया, थ्रेड नहीं रहता तो फिट नहीं होता, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, पहचान भी सकते हैं, है ना, स्टड है ये। अगर ये स्टड टूट गया है यहाँ पे, उसको निकालने का जो विधि है ना, उसी के बारे में निकाल रहा है, तो प्रिक पंच की सहायता से, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रिक पंच विधि। प्रिक पंच से निकाल रहा है तो प्रिक के पंच विधि होगा ना। अगला सवाल पे चलिए। एक ड्रिल किए हुए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है। बेवलिंग का कार्य आप लोगों को बताया हुआ था ना, इस टाइप का तिरछा तिरछा जो काट दिया जाता है कोई मेटल को, है ना, एक दूसरे में जोड़ने के लिए ताकि मजबूती के साथ जुटे। ये तिरछा है ना, टेपर में है थोड़ा सा, इसी इसी प्रकार का अगर कट है उसको कहते हैं बेवल, है ना। इतना याद रखिए, उसी के बारे में पूछ रहा है, बेवलिंग का कार्य क्या है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंटर सिंकिंग। देख लीजिए काउंटर सिंकिंग है ना, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा और काउंटर सिंकिंग होता है। अब देख लीजिए जैसे ये हमारा जॉब, ये है पार्ट है जहाँ पे अपना लोग को यहाँ पे पहले से ड्रिल किया हुआ है, इसमें स्क्रू वगैरह लगाना है, कुछ भी लगाना है। ठीक है, ये पहले से कटा हुआ है। अब इसी को इस प्रकार तिरछे होकर के अगर काट दिए तो इसी को कहते हैं बेवलिंग, है ना। छंद छिद्र के अंत में बेवलिंग का कार्य क्या है, तो इस बेवलिंग को इसीलिए करते हैं, है ना, काउंटर सिंकिंग कर सकें उसमें। ठीक है, काउंटर सिंकिंग इसमें कर सकें ताकि इसमें जो बोल्ट वगैरह लगा है उसका हेड जो है बाहर नहीं दिखे, बॉडी के अंदर फिट हो जाए, तब ये वाला काम करते हैं। ठीक है, काउंटर सिंकिंग। बेवलिंग चाहे काउंटर सिंकिंग कहलाता है वो दोनों कार्य। अगला सवाल देख लीजिए क्या है भाई, यदि क्लियरेंस एंगल कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा। क्लियरेंस एंगल अगर मान लेते हैं कि ये हमारा जॉब, यहीं पे अपना लोग को क्या करना है, छिद्र करना है, यहाँ पे ड्रिल बीट है। ठीक है, ये ड्रिल बीट है हमारे, ये फ्लूइड्स कटा हुआ है ड्रिल बीट में, ये हमारा जॉब है। तो क्लियरेंस एंगल अपना लोग जॉब और ये जो है ड्रिल बीट है ना, इसके साइड में जो ये वाला एंगल बन रहा है इसी को कहते हैं क्लियरेंस एंगल। अब बात यही है कि यदि क्लियरेंस एंगल गलत है, हाँ, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस जॉब पे, इसमें जो ड्रिलिंग करिएगा, कोई भी ऑपरेशन करिएगा, ये क्लियरेंस एंगल जो है गलत हो, ये झुका हुआ रहे, इस प्रकार से रहे, कम रहे क्लियरेंस एंगल, है ना। ड्रिल करना है सीधा, अपना लोग इसको कर दिए हैं एक तिरछा होकर के, कि ये जो है क्लियरेंस एंगल कम करके झुका करके अगर कर दिए हैं, तो ये एक बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जब झुकेगा, यहाँ से अगर ये बन रहा है तो ये देखिए ये वाला जॉब के संपर्क में तो आ जाएगा, ये ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ये संपर्क में आएगा, संपर्क में आएगा तो ये ड्रिल ना घूम रहा है ना, घूम रहा है तो घूम रहा है, कोई ना कोई मोशन कर रहा है, घूम रहा है अगर, तो इसके संपर्क में आएगा तो इस पे रगड़ खाएगा, खाएगा ना। जब रगड़ खाएगा तो क्या होगा, गर्म नहीं होगा, हीट नहीं करेगा, ये ड्रिल बीट करवे करेगा हीट, है कि नहीं। तो भैया सीधे अपना लोग इसका नहीं देख लेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा, ओवरहीट ड्रिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरहीट। ड्रिल बीट जॉब के संपर्क में आएगा, नजदीक आएगा, घर्षण होगा, हीट होगा, गर्म होगा, तो ओवरहीट वाला बात हो गया, सीधी सी बात है। अगला सवाल पे चलते हैं फिर। एक्स के रूप में चिन्ह में, एक्स के रूप में चिन्ह भाग का नाम क्या है। देखिए ना कौन सा भाग है, अच्छा ये है, ये वाला जो चिन्ह है ना, टीथ है ये, है ना, टीथ के साइड में और यहाँ पे जो यहाँ पे थोड़ा सा टर्न है, यहाँ के बीच में क्या एंगल बन रहा है। ठीक है, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, सवाल अच्छा एक्स के रूप में आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। इस एंगल को कहते हैं भैया, देख लीजिए मिटाने, ऐसे ही तो दिखिए रहा है झूठे हम, यहाँ जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में भाई, ये जो है ना नेगेटिव रेक एंगल बन रहा है, ऋणात्मक रेक एंगल इसको कहते हैं। ठीक है ना, फिगर देख लीजिए। अब इस सवाल में आपसे पूछ रहा है, आंतरिक मेट्रिक मोर्स टेपर्स होल को रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है भैया कि अंदर में आंतरिक मेट्रिक मोर्स टेपर कटा हुआ है, मोर्स टेपर है वो होल है ना, उसको रिमिंग करने के लिए कौन सा रिमर का प्रयोग किया जाता है।
उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई डी नंबर। अब बताते हैं, समानांतर सेंक के साथ सॉकेट रिमर का उपयोग करिएगा, है ना। समानांतर सेंक के साथ सॉकेट रिमर का उपयोग करिएगा, है ना। मोर्स टेपर अगर कटा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर आप यूज जो करिएगा समानांतर सेक के साथ सॉकेट रिमर। अब अगला सवाल है, इस रिमर के प्रकार का नाम बताइए। रिमर है ना, होले में ना करते हैं रिमिंग, ड्रिलिंग ऑपरेशन के बाद, ठीक है। इसका प्रकार पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अब ये वो चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा जो है ना स्क्वायर टाइप का है, आप समझ जाइएगा। ये स्क्वायर टाइप इसीलिए रहता है, और इस टाइप का जहां भी आपको दिखे स्क्वायर टाइप का, आप सीधे समझ जाइएगा ये हैंड रिमर है, ठीक है। ये जो फिगर है आपका यहाँ स्क्वायर टाइप का बना हुआ है ना, स्क्वायर टाइप का, तो आप सीधे समझ जाइएगा ये हैंड रिमर है, ठीक है ना। और इसमें कुछ है नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हैंड रिमर, ठीक है। आप लोग जो है भाई लोग थ्योरी जरूर पढ़िएगा, वीडियो तो देख ही रहे हैं, और हम प्रयास किए हैं निम्मी का टोटल क्वेश्चन उठाने का, और एक स्पेशल 100 क्वेश्चन का हम बहुत जल्द सजेशन टाइप का एमसीक्यू करवा देंगे, जो संभावित रहेगा, संभावना रहेगा पूछने का सवाल सीबीटी एग्जाम में बहुत जल्द। लेकिन अभी आप जो है थ्योरी पढ़िए, ताकि आप किसी पार्ट्स को पहचान पाइएगा। रिमर का प्रयोग नहीं जानिएगा आप, रिमर रिमर कब तक प्रयोग जान जाइएगा, दिमाग में घुसल रहेगा ना भैया रिमर का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस ऑपरेशन के बाद होता है, किस ऑपरेशन के पहले होता है, रिमर होता क्या है। आप देखिए ना मेरे प्ले लिस्ट में, कोई दिक्कत थोड़े है भाई, देखिएगा और बताइए लोगों को, ताकि सभी दोस्त पास हो सके, सभी भाई पास हो सके एग्जाम में, अच्छा नंबर लाए, और कुछ नॉलेज हो। आईटीआई कर रहे हैं तो नॉलेज होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है भाई लोग। मिलते हैं फिर अगले